हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। तो हम इसकी भूमिका में देखेंगे, जो हमें वहाँ लिखना रहेगा। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकलीं। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। अब हम यूरोपियों के आगमन के कारणों को देखेंगे। तो पुनर्जागरण का उदय, इटली के व्यापार एकाधिकार को तोड़ना, भौगोलिक खोजों को वित्तीय मदद, मुद्रण, नक्शा, कंपास, खगोलिकी परीक्षणशाला, बारूद, कच्चा माल की आवश्यकता, ईसाई मत का प्रचार, नवीन बाजार की प्राप्ति का विस्तार, सामंतवाद के स्थान पर नवीन पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना। अब हम इसके अंदर जो बाहरी लोग आए थे यूरोपीज में, तो सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे। तो उन्होंने भारत में ईसाई मत का प्रचार किया, कार्टेज व्यवस्था चलाई, अरबों को खदेड़कर पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार किया, नौसैनिक मजबूती, गोवा पर कब्जा, भारत में क्षेत्रीय एकजुटता का बिखराव। अब हम पुर्तगालियों के पतन के कारण देखेंगे कि जिसके कारण पुर्तगालियों का भारत के अंदर पतन पूर्ण रूप से हो गया और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। तो इनके पतन के कारण थे 1588 नौसेना युद्ध में स्पेन की हार, सम्राट की निरंकुशता व कुलीन वर्ग का प्रभुत्व, पुर्तगाली धर्मांध व असहिष्णु नीतियाँ, डकैती व लूटमार की नीति, डचों व अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष, ब्राज़ील की खोज से भारत पर कम ध्यान देना, विक्टोरिया एकमात्र व्यापारिक अड्डा, ये सब पुर्तगालियों की पतन के कारण थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश की स्थापना भारत के अंतर्गत हुई। और पुर्तगाली जो कि सबसे पहले आए थे वो शुरुआत में ही चले गए। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश के वो सर्वोच्चता के कारण क्या थे, कि जिसकी वजह से उनकी स्थापना भारत के अंदर सुदृढ़ रूप से स्थापित हो पाई। तो इसकी भूमिका में हम देखेंगे उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ किया था, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल और प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता के कारण क्या थे उसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। भारत सहित एशियाई व्यापार स्वरूप की समझ, सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा, इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति व औद्योगिक क्रांति, मांग व आपूर्ति का संतुलन व अनुकूल राजनीतिक स्थिति, मुगलों का पतन, प्लासी व बक्सर युद्ध में विजय, व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति, नौसैनिक सर्वोच्चता, सैनिक कौशल व अनुशासन, स्थायी सरकार, धर्म के प्रति न्यून उत्साह, ये ब्रिटिश की सर्वोच्चता के कारण थे। अब हम देखेंगे फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे भारत में। अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, कंपनी का स्वरूप, सरकारी संस्था व वाणिज्यिक प्रेरणा का अभाव, बंगाल की विजय जो कि अंग्रेजों के द्वारा हुई थी, डुप्ले की फ्रांस वापसी, लाली की अदूरदर्शिता, विलियम पिट की नीति, परस्पर सहयोग की भावना का अभाव, ये सब भारत के अंतर्गत फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे, जिससे फ्रांसीसी असफल हुए और उन्हें भारत की सत्ता से वापस जाना पड़ा और ब्रिटिश का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन, कि भारत के अंतर्गत जो कि मुग़ल बहुत ही समय से साम्राज्य अपना स्थापित किए हुए थे, उनका पतन किस कारण हो गया था भारत में, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रो में हम लिखेंगे 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध के महान मुग़ल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ। साम्राज्य जिसने दो शक्तियों से अधिक समय तक भारत के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण किया, उत्तर से दक्षिण लगभग 250 मील और 100 मील चौड़े समकोणीय पट्टी के आकार तक सिमट गया। अब हम देखेंगे मुग़ल सम्राट के पतन के कारण क्या थे, जिसके अंतर्गत औरंगजेब की गलत नीतियाँ यानी उत्तराधिकार दक्कन नीति, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय यानी हैदराबाद, अवध, बंगाल,
मराठों के शाही दायित्व उत्तराधिकार के प्रयास, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, पानीपत तृतीय युद्ध, सेना की बिगड़ती स्थिति, जमींदार व कुलीन वर्ग के द्वारा शासन में हिस्सेदारी, निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की स्थिर गति, साम्राज्य की व्यापक सीमाएं जिनको संभालना मुश्किल था, ये सब भारत के अंतर्गत मुगलों के पतन के कारण रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसकी भूमिका के अंतर्गत हम देखेंगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों की प्रशासनिक प्रकृति में अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिससे मुगलों की सत्ता का दुर्बलीकरण हुआ तथा स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे राज्यों का स्वरूप, यानी कि जो स्वतंत्र राज्य थे जैसे कि राजपूत, मैसूर, केरल, जो नवीन राज्यों का उदय हुआ यानी मराठा, पंजाब, जाट, और उत्तराधिकारी राज्य जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब हम इनके उदय के कारणों को देखेंगे तो मुगल साम्राज्य की जटिल संरचना, विभिन्न भागों में उथल पुथल, सिख, मराठा, राजपूत, जाट द्वारा मुगल सत्ता का विरोध, कुलीन के शासकों का स्वरूप, साभ्रांत अधिकारियों तथा मनसबों की संख्या में वृद्धि, लगातार युद्ध से राज्य पर वित्तीय बोझ, तटीय क्षेत्रों पर यूरोपियों का आगमन व व्यापार, ये सब उदय के कारण थे स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों के। तो उनके हमने कारणों को देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि है फूट डालो और राज करो नीति। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी उसका प्रभाव भारत के अंतर्गत किस रूप में स्थापित हुआ। तो हम इसकी भूमिका में देखेंगे अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करके राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को कमजोर करने और ब्रिटिश शासन को अनंत काल तक बनाए रखने के उद्देश्य से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। अब हम देखेंगे फूट डालो की राजनीति सांप्रदायिकता के संदर्भ में किस प्रकार थी। तो विभाजनकारी नीतियाँ, गर्मपंथी और हिंदू पुनरुत्थानवादी, हिंदू सांप्रदायिकता, मार्लिमेंटो, लखनऊ समझौता, मोपला विद्रोह, 1947 के दंगे, बंगाल का विभाजन, आंदोलन का प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ, ये सब सांप्रदायिकता के संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, वो है प्लासी का युद्ध व बक्सर का युद्ध। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेना के बीच हुई। सेनापति मीर जाफर तथा दुर्लभ राय के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश शक्ति शुद्धिकरण की नींव प्लासी के युद्ध के द्वारा ही पड़ी थी, जो कि अधिक प्रभावी बक्सर के युद्ध में हो जाती है। अब हम देखेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध का क्या कारण था और इसके महत्व के बारे में भी देखेंगे, जो कि ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित होता है भारत के अंदर। जो हम देखेंगे बंगाल नवाब की कमज़ोर स्थिति तथा सेनापति का षड्यंत्र। दूसरा पॉइंट, कंपनी द्वारा नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिशों की वित्तीय स्थिति की मजबूती से डच व फ्रांसीसी कंपनियों की पराजय। चौथा पॉइंट, नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह से प्रशासनिक कमजोरी। आगे हम देखते हैं इसमें 1764 में मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने क्लाइव के साथ बक्सर के मैदान में यह युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजी सत्ता ने भारत में एक पूर्णतः निर्णायक विजय प्राप्त करके सत्ता स्थापित की। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जो बंगाल का जो प्लासी का युद्ध था उससे अंग्रेजों की सत्ता तो स्थापित हुई ही, लेकिन जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में उसके बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने पूर्ण सत्ता की स्थापना भारत के अंदर अपनी कर ली थी। इसके महत्व और कारणों को हम देखेंगे। सत्ता हस्तांतरण की चरम परिणति प्राप्ति, बंगाल नवाब के भाग्य का सूर्यास्त व अंग्रेजी शासन का उदय,
मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी की प्राप्ति हो गई। बंगाल में नायब सूबेदार का प्रावधान तथा नियुक्ति कंपनी के द्वारा होने लगी। एशिया व्यापार में इजारेदारी जो कि बंगाल संसाधन के उपयोग के द्वारा प्रयोग हुई थी। अब हम इलाहाबाद की संधि के बारे में देखेंगे। ये पेज थोड़ा सा अच्छा इसमें नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। 1765 में बंगाल गवर्नर क्लाइव की वापसी से अंग्रेजों को सर्वोच्च राजनीतिक शुद्धता की प्राप्ति हुई। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तथा दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। अवध के साथ संधि जो थी उसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। नवाब द्वारा इलाहाबाद व कोरा शाह आलम द्वितीय को देना, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति, बलवंत सिंह जमींदार को एजेंट का पूर्ण अधिकार दिया गया, ज़रूरत के समय कंपनी की सैन्य सहायता देने के लिए वचन दिया गया। ये सब अवध के नवाब के साथ संधि में थे। शाह आलम के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके पॉइंट को हम देखेंगे। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ जाते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख का भुगतान करना होता है। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार की प्राप्ति होती है। बंगाल का राजस्व पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। मुगल शासक कंपनी को प्रशासनिक कार्यपूर्ति हेतु 53 लाख रुपए देने को सहमत हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन। इसकी भूमिका में अंदर हम लिखेंगे, बक्सर युद्धों के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत की, जिसमें दीवानी, राजस्व वसूलने और निजामत, पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं। ये बंगाल के द्वैध शासन में ये होता है कि राजस्व वसूलने और जो पुलिस के न्यायिक कार्य होते हैं ये सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं। ये द्वैध शासन की विशेषता थी। अब हम इसके महत्व के बारे में आगे देखेंगे। कंपनी द्वारा दीवानी व निजामत के अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक दायित्व बंगाल नवाब पर आ जाता है तथा राजस्व वसूली कंपनी द्वारा होती है। नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। कंपनी द्वारा प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण तथा नवाब द्वारा नाम मात्र का शासन किया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति शुद्ध आधार पर होती है। ये सब बंगाल में द्वैध शासन के महत्वकांक्षी बिंदु थे। अब हम देखेंगे द्वैध शासन व्यवस्था के दोष क्या थे। इसमें कि नवाब की सीमित शक्ति के कारणवश नवाब की अवहेलना, राजस्व वसूली नाम पर जमींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण, अधिकारियों के अत्याचार के कारण कुटीर व हस्तक्षेप उद्योग धंधे बंद होना, कंपनी द्वारा अधिक से अधिक धन की उगाही की भावना, अंग्रेजों के साथ सभी शक्तियां तथा कोई दायित्व का निर्वहन नहीं, नवाब की वित्तीय कमजोरी, प्रशासन दायित्व निर्वहन में नवाब की असमर्थता। ये सब बिंदु द्वैध शासन की व्यवस्था के दोष के बारे में बताते हैं। अब हम इसका एक नीचे कंक्लूजन लिखेंगे। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया तथा इसकी समाप्ति का आधार हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया था। अब हम देखेंगे भारत के अंतर्गत ब्रिटिश की विस्तारवादी नीतियाँ क्या थी। इसकी इंट्रो में हम ये देखेंगे, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध व विजय नीतियों के साथ साथ कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समायोजन की नीतियों का भी सहारा लिया। अब हम इसके अंदर देखेंगे वो कौन कौन सी विस्तारवादी नीतियाँ थीं जो ब्रिटिश शासन के साम्राज्य के विस्तार में सहयोगी सिद्ध हुई। जो कि पहली नीति थी वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत और वेलेजली की सहायक संधि। हो सकता है कि इसके ऊपर एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाए या फिर इन तीनों नीतियों पे अलग अलग एक पर्टिकुलर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसका आगे सॉल्यूशन अपना जो है हमने कर रखा है, तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। जो रिंग फेंस की नीति होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बफर जोन निर्माण से कंपनी की सीमा की सुरक्षा की गई। मराठा व मैसूर साथ नीति का प्रयोग किया गया। रिंग फेंस के कारण रिंग फेंस नीति राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध
सैन्य मदद का भरोसा दिया गया। अब हम रिंग फेंस नीति के बाद अब सहायक संधि नीति को देखेंगे। वेलेज़ली की विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता की स्थापना हुई। भारतीय राजा के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन आ गए। बड़े राज्यों में अंग्रेजी सेना रखना तथा राज्य द्वारा उनका खर्चा उठाना हो गया। राज्य के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप नहीं होता था। राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखा जाता था। कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेना में नहीं रखना होता था। और इसमें जो सहायक नीति थी वेलेज़ली की, उसका एक हमने प्री के पर्सपेक्टिव से भी लिख रखा है कि उसने किस प्रकार किस क्रम में उनको वहाँ पे इसके अधीन किया था। तो सबसे पहले हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, पचेड़ी, बूंदी, भरतपुर। अब हम देखेंगे डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के बारे में। इसके अंतर्गत शांतिपूर्ण विलय की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसे कहते हैं, झूठे रजवाड़े और कृत्रिम मध्यस्थ शक्ति का साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर विलय इसके अंतर्गत हुआ था। रियासतों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाता था। ये डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत उसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियाँ। इसकी भूमिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में कंपनी ने अपने आर्थिक व्यय की पूर्ति करने तथा आधिकारिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया तथा कृषि के परंपरागत ढांचों को समाप्त करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ कौन कौन सी थी। तो पहली है ज़मींदारी, जिसको स्थायी बंदोबस्त व इस्तमरारी भी कहते हैं। दूसरी है रैयतवाड़ी, तीसरी है महालवाड़ी। अब हम सबसे पहली व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ज़मींदारी। इसकी विशेषताएं क्या थी। ज़मींदार भूमि के स्थायी मालिक थे, पैतृक व हस्तांतरणीय थी, ज़मींदार द्वारा सरकार को निश्चित लगान दिया जाता था, किसानों व सरकारों में प्रत्यक्ष संपर्क नहीं थे, 10/11 भाग कंपनी तथा 1/11 भाग स्वयं जमींदार के पास होता था। जमींदार भूमि खरीद बेच सकते व वसीयत उत्तराधिकारी को दे सकते थे। निश्चित तारीख में भू राजस्व न देने पर भूमि की नीलामी कर दी जाती थी। अब हम देखेंगे इस व्यवस्था से लाभ क्या हुए। जमींदार भूमि के स्थायी मालिक बन गए, लगान का कुछ भाग जमींदारों को प्राप्त हो गया, जमींदारों की समृद्धि की वृद्धि हुई तथा सरकार की आय में वृद्धि हो गई। सरकार में वित्तीय शक्ति की मजबूती तथा कर्मचारियों को लगान व्यवस्था की मजबूती हो गई। सरकार के विरुद्ध विद्रोह कुचलने हेतु लैंड ओनर एसोसिएशन, लैंड होल्डर एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई थी। अब हम देखेंगे इससे हानियाँ क्या होती हैं। तो किसानों के भूमि अधिकार छिन गए व ज़मीन से बेदखली हो जाती है, ज़मींदारों पर अत्याचार हो जाते हैं। इसमें ज़मींदारों का अत्याचार किसानों के ऊपर किया जाता है। ज़मींदारों द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अंग्रेजों की सहायता की जाती है। सूदखोर ज़मींदारों के कारण राजस्व की कमी हो जाती है, जिससे कि उत्पादन में कमी आ जाती है। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के आरंभकर्ता मुनरो थे। जैसे कि ये शुरुआत सबसे पहले हुई थी मद्रास, बम्बई, असम के भाग में। रैयतों का सरकार से सीधा संपर्क होता था, बिचौलिया वर्ग का उन्मूलन हो गया था, राजस्व वसूली मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण होता था, प्राकृतिक आपदा में भी कर माफ़ी की नहीं होती थी। अब हम तीसरी व्यवस्था देखेंगे जो है महालवाड़ी। इसके अंतर्गत आगरा, मध्य प्रांत, पंजाब में यह लागू थी। 30% भूमि ग्राम प्रधान या महाल से भू राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत थी। किसानों द्वारा राजस्व महाल को या महाल यानी सरकार द्वारा महाल द्वारा सरकार को दिया जाता था। अब हम देखेंगे
1857 का विद्रोह तथा इसके पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन। इसकी भूमिका के अंतर्गत हम देखेंगे 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनाई गई नीतियों और स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा एवं व्यापक विद्रोह हुआ, जिसके पश्चात भारत पर ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। अब हम देखेंगे इस क्रांति के कारण क्या थे। तो इस क्रांति के कारण को हम कई बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि इसके तात्कालिक कारण क्या थे, इसके आर्थिक कारण क्या थे, इसके सामाजिक कारण, इसके बाह्य कारण, इसके सिपाही असंतोष के कारण, इसके प्रशासनिक कारण और इसके राजनीतिक कारण। आप इन सबको यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैंने एक पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे छोटा छोटा नीचे लिख रखा है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। बाकी हम इसके नीचे पॉइंट पे जाएंगे कि 1857 का विरोध विफल क्यों हो जाता है। तो सभी वर्गों की असहभागिता का अभाव होता है, एक संगठित और एक बद्ध विचारधारा का अभाव होता है, निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख होता है, सांप्रदायिकता का खेल इसमें दिखता है, संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं होता है, शास्त्रार्थों का अभाव होता है और सैनिक संख्या में अंतर्गत होता है। ये सभी पॉइंट ये बताते हैं कि 1857 का विद्रोह विफल क्यों हो गया था, क्या क्या कमियां थी, वो सब इसके अंदर बता दी गई हैं पॉइंट के फॉर्म में। अब हम देखेंगे इस क्रांति के परिणाम क्या होते हैं। विद्रोह के पश्चात शासन 1858 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच जाता है। राजकीय सचिव शासन के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। यूरोपीय जवान संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे कि बंगाल में 2:1, बम्बई व मद्रास में 5:2। जाति समुदाय जो था क्षेत्र आधार पर रेजिमेंट की स्थापना हो गई। भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो राज करो नीति पर आधारित हो गया। अब हम देखेंगे कि 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ क्या थी, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने पॉइंट के तरीके से यहाँ पे लिख रखा है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है इसको। अब हम नीचे देखेंगे 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह से पूर्व कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे विदेशी शासन के विरुद्ध जन असंतोष उजागर हुआ। इस असंतोष ने स्वयं को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के अलग अलग समूहों द्वारा परिवर्तन एवं विद्रोह के रूप में उजागर किया। कुछ हम असैनिक विद्रोह देख लेंगे, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, मिदनापुर का मोआमारिया का विद्रोह, वेलुथम्पी का विद्रोह, पोलीगार का विद्रोह, चेर पलामू अवध में विद्रोह। अब हम कुछ किसान विद्रोह देखेंगे, जैसे कि मोपला, फराइजी, नाल कबीरिया, पागलपंथी। जनजाति विद्रोह जैसे कि हो, मुंडा, उलगुलान, संथाल, ताना भगत, भील, खोंड, रंपा, कोल, चुआर, ये सब जनजातीय विद्रोह थे। अब हम देखेंगे इन विद्रोह के कारक क्या थे, जैसे कि औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का बोझ, जनजातीय भूमि का अतिक्रमण, समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ता, जनजातीय लोगों को कृषि भूमि वन भूमि की वंचना, हथकरघा दस्तकारी उद्योग का विनाश। अब हम देखेंगे नागरिक विद्रोह के कारण क्या थे। कंपनी शासन अधीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन भू राजस्व का तीव्र निर्धारण, सरकारी अधिकारियों के उदय से जमींदार वर्ग दमन, भारतीयों से अपमानजनक व्यवहार, धर्मगुरु वर्ग का प्रभाव, औपनिवेशिक नीति से बर्बाद भारतीय दस्तकारी उद्योग। अब हम देखेंगे इस जन विद्रोह की कमजोरियां क्या थी। समग्र रूप से जन विद्रोह थे वस्तुतः स्थानीय और अलग थलग प्रकृति में थे। स्थानीय शिकायतों का परिणाम था ये। नेतृत्व चरित्र में ये आद सामंती अधोगामी परंपरागत दृष्टिकोण में थे। विद्रोह का स्वरूप और वैचारिक संस्कृति विषय वस्तु प्राचीन थी इनकी, जो कि इनकी कमजोरियों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम
इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।